हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग जो है बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 का बुक जो पर्सन होता है वो हम लोग पढ़ चुके थे। और इसमें हमारा जो है प्रश्न उत्तर जो है इसमें बचा हुआ था। कुछ प्रश्न उत्तर जो है हम लोग कर चुके थे और कुछ प्रश्न उत्तर जो है बचा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 में जो पढ़े थे ये हमारा जो है पार्ट 2 है बाबू। क्या है? तो पार्ट जो है 2 है। क्लियर है? ये जो है हमारा क्या है, पार्ट 2 है। और इससे पहले जो है पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे। जो बच्चा या जो स्टूडेंट जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले जा करके पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में जो है पूरा चैप्टर जो है आपको पढ़ा करके समझाया गया है। ठीक है, इसलिए जो है पार्ट 1 को पहले देखना बहुत ही जरूरी है बच्चों, है ना। अब दूसरा ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम लोग जो बचा हुआ सवाल था वो सवाल को पूरा हल करने वाले हैं। तो लघु उत्तरीय सवाल है, ठीक है, और बच रहा है दीर्घ उत्तरीय सवाल। लघु उत्तरीय और है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। इस पार्ट में आपको दोनों, कहने का मतलब है लघु और दीर्घ दोनों सवाल को हल करने वाले हैं। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए, दीर्घ और लघु दोनों में हमारा जो सवाल बनेगा थोड़ा ये लंबा चैप्टर जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर ही लंबा है। और सवाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सवाल जो बना हुआ है, कुल सवाल इसमें 13 है, यानी लघु में 13 है, फिर दीर्घ में जो है 8 सवाल है। इसलिए लंबा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग में लिखना पड़ता है बच्चों, है ना। और ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। और लघु उत्तरीय का जो है बाबू, लघु उत्तरीय का 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है 1 नंबर का बच्चों, है ना। और क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी जो जीव पोषण करता है उसके लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में हम लोग आएंगे, इसमें लिखेंगे जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों को के लिए जो है जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवों के लिए जो है पोषण अनिवार्य है। यानी जैव प्रक्रिया के द्वारा जो है हम लोग किस चीज का संचालन करते हैं और वृद्धि होता है। ठीक है, वृद्धि मतलब हो गया विकास करना। एक छोटा जीव से जो है एक बड़े विशाल जो है वृक्ष हो गया। उसी तरह से एक शिशु से लेकर के एक वृद्ध या युवा बालक तक कह लीजिए, वहां तक उसका वृद्धि जो होता है। या टूट फूट का मतलब हो गया कहीं पे कट फट जाए तो उसका मरम्मत के लिए, यानी उसका मरम्मत करने के लिए उसमें जो है निरंतर ऊर्जा की जरूरत होता है। ठीक है, और वो ऊर्जा हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? तो खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। जो ये खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, जो पोषण की क्रिया से हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो है जीवों के लिए पोषण बहुत ही जरूरी है बच्चों। पोषण करने से शरीर में वृद्धि होता है, लंबा मतलब कि तेजी से ग्रोथ होता है। कोशिका में अगर कहीं टूट फूट गया है या कट फट गया है,
उसका भी मरम्मत जो है ऊर्जा के द्वारा ही वो पोषण से प्राप्त जो होता है खाद्य पदार्थों से, वही जो है वो मरम्मत करता है। संचालन भी जो है इसमें इसी से होता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 है, पोषण की जो है परिभाषा लिखिए। पढ़ाते समय पोषण का परिभाषा आया हुआ था, वहां पे आपको हम बताए थे कि पोषण का परिभाषा बहुत शॉर्ट है, यानी पोषण का जो परिभाषा है बाबू बहुत ही शॉर्ट है। कहता है कि वह विधि जिससे जीव पोषक के तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यानी वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है वही क्या हो गया, पोषण हो गया। ठीक है, और ये पोषण जो है कई चरणों में होता है। ये पोषण जो है, जैसे कि पोषण का पहले विधि अगर कह दिया तो पोषण का जो है विधि 2 होता है ना, एक स्वपोषण पर पोषण, पर यहाँ नहीं लिखने के लिए कह रहा है ना। तो स्वपोषण और परपोषण में फिर जो है स्वपोषण में क्या सब आता है, परपोषण फिर जो है कितने प्रकार का होता है, ये सभी बेसिक डिटेल है। यहाँ पे सिर्फ हमें पोषण का जो है परिभाषा लिखना है, ये हमारा परिभाषा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या कहता है कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद जो है क्या है। यानी सबसे पहले जो है स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का जो है होना अनिवार्य है, यानी स्वपोषण के लिए जो है किस किस चीज का जरूरी है। ठीक है, दूसरा इसके उपोत्पाद में क्या मुक्त होता है, यानी इसके उपोत्पाद क्या है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखिए, स्वपोषण में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करें, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है। यानी कह रहा है कि स्वपोषण जो है, इस स्वपोषण में सूर्य का जो प्रकाश मिलता है पेड़ पौधों को, उससे वो ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, और किसकी मौजूदगी में, तो क्लोरोफिल का, किसकी मौजूदगी में, तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में, यानी उपस्थिति वही हो गया मौजूदगी। और वायुमंडल से CO2 कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ले करके, और उसके बाद मिट्टी से जो है जल ले करके वो अपना भोजन तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ का जो है संश्लेषण करता है। ठीक है, अब कह रहा है इसके उपोत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन जो है क्या है, इसके उपोत्पाद है। समझ में आ गया है ना, यानी ऑक्सीजन जो है स्वपोषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में मुक्त होता है, यानी बाहर निकलता है। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है कितना होगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें कहता है परपोषण से आप क्या समझते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक। कहता है परपोषण में कि वह प्रक्रिया, वह विधि है ना, जिसमें जीव यानी जो प्राणी होता है वह जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, मतलब स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, न करे किसी न किसी रूप में वो अन्य स्रोत पर जो है निर्भर रहता है, यानी किसी भी रूप में। ठीक है, और वो किसी भी स्रोत से जो है वो क्या करता है, दूसरे से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। परपोषण, परपोषण का जैसे में
हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो परपोषण का जो है जैसे होगा अमीबा, ठीक है, अमीबा, कवक भी होगा, कवक, मनुष्य भी होगा, है ना, मनुष्य होगा, मेंढक होगा, बैक्टीरिया होगा, जीवाणु होगा। समझ में आ गया? यहां कर देते हैं आदि। ये हो गया हमारा चौथा का जो है आंसर। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है 5वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि मृत जीवी पोषण में जो है किसे कहते हैं, सॉरी, मृत जीवी पोषण जो है किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे ऐसे पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के जो है शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। जैसे में कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। समझ में आ गया? क्या कहता है मृत जीवी में कि ऐसा पोषण है, ये मृत जीवी पोषण ऐसा पोषण है कि जो जीव होता है वो मरा हुआ क्या कहते हैं कि मरा हुआ जीव से या मरा हुआ जो है प्राणी से जो है अपना भोजन, हो सकता है वो मरा हुआ जीव कोई जानवर का हो या मनुष्य का हो या हो सकता है पेड़ पौधे का हो, है ना, तो उससे अपना भोजन जो है लेता है। यानी उससे क्या लेता है, तो घुलित कार्बनिक के पदार्थ को लेता है। उसी को क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है, तो कवक आता है, बैक्टीरिया आता है और प्रोटोजोआ आता है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिए। क्वेश्चन 6 यहाँ पे कह रहा है कि परजीवी पोषण क्या है। ऐसे पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे में जीवाणु, कुछ पौधा आता है और मलेरिया। ठीक है, कहता है इसमें परजीवी पोषण में कि ऐसा पोषण है जिसमें जीव जो है दूसरे प्राणी के संपर्क में, हो सकता है वो संपर्क जो है अस्थाई भी हो, मतलब है वहां रह करके अपना भोजन जो है अगर करता है तो वो अस्थाई हो गया। यदि वो भोजन करके फिर वहां से चला आता है, फिर दूसरे दिन जो है भोजन करने के लिए वहां जाता है, वो हो गया अस्थाई। ठीक है, इसमें कह रहा है अस्थाई या अस्थाई रूप से दूसरे जो है प्राणी से क्या करता है, अपना भोजन लेता है या प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या क्या आता है, जीवाणु, कुछ पौधा आता है, उसके बाद मलेरिया है। समझ में आ गया यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी जो है अपना भोजन क्या करता है, दूसरे प्राणी के, है ना। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल, यानी वो पदार्थ जो है ठोस भी हो सकता है या तरल भी हो सकता है, ठीक है, के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण, यानी जंतु जिस तरह से भोजन करता है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य भोजन किस तरह जो है लेता है, तो मुख से लेता है। उसी तरह से जानवर भी जो है उसमें भी भोजन जो है वो मुख से खाता है ना। तो कह रहा है कि भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो है अगर ग्रहण करता है वो प्राणी संपोषी जीव कहलाता है। जैसे में आता है अमीबा, मेंढक, मनुष्य। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8 होगा बच्चों, है ना। 8 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते
है। कहता है इसमें कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी जिस विधि के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत, यानी उसमें जो प्रक्रिया होता है जिससे वो अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। जैसे पेड़ है, पेड़ अपना भोजन जो है किस किस चीज से प्राप्त करता है, तो वो मिट्टी से जल और खनिज लेता है, वायुमंडल से जो है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, उसके बाद उसके पत्तियों में जो है क्लोरोफिल मौजूद रहता है, फिर इसके बाद जो है सूर्य का उपस्थिति जो है बहुत ही जरूरी है। सूर्य की उपस्थिति होने के बाद वो जो है अपना भोजन को तैयार कर पाता है, या कहिए तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया वो पूरा कर पाता है। इसी में अगर जैसे कि समझ लीजिए कि दिन में तो सूर्य का प्रकाश उसको मिलता है तो वो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया को पूरा करता है, पर रात में जो है ये नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है पौधे अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। कहता है इसमें कि पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, है ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखना है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, चूंकि ये अधिकांशतः पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं इसलिए पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। मेन बात क्या है बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है वो क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल जो होता है ये पत्तियों के में ही पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यहाँ कह रहा है ना कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है, तो पत्ती में होता है। समझ में आ रहा है ना। अब मेन तो यही हो गया उसका कि जो चीज सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है वो जो अंग है वो क्या है, पत्ती है उसका। समझ में आ रहा है। अब ये कह रहा है कि पौधे के जो है मुख्यतः ये क्या होता है कि पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए जो है क्या कहते हैं, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। कहता है इसमें कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन जो हम लोग करते हैं उसका पाचन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। इसमें जो है हम लोग अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। तो क्या है, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया या कोई जानवर हो गया, उच्च श्रेणी का होना चाहिए, ठीक है, उसके पाचन के लिए जो भोजन करता है उसके पाचन के लिए जो है एक विशेष अंग होता है, तो जो आहार नाल कहलाता है। यानी पूरा उसका जो है ना आहार नाल के अंतर्गत सारा प्रोसेस आ जाता है। तो आहार नाल से संबंधित कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचन रस का स्राव करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। यानी उस आहार नाल में कुछ पाचन ग्रंथियां होती है, ठीक है, और वो ग्रंथि क्या करता है कि उसमें रस जो है निकलते रहता है, और उस रस से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। समझ में आ रहा है। भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, वो रस जो स्राव होता है, ठीक है, इससे जो है भोजन का पाचन होता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, है ना। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखिए। क्वेश्चन का आ रहा है 11 में कि मनुष्य का जो है मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके जो है नाम लिखिए, है ना। तो मनुष्य का जो है मुख गुहा में
3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है बच्चों। कितना जोड़ी? तो 3 जोड़ी। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। यानी ये तीनों जो है क्या है? लार ग्रंथि है बच्चों, है ना। और ये मुख गुहा का है। मुख गुहा में ये 3 प्रकार का जो है लार ग्रंथि होता है ना। और ये जोड़ी में होता है। कहने का मतलब ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, कुल मिलाकर के 6 हो गया। तो 3 जोड़ा का मतलब क्या होता है? 6 पीस, है ना। 6 होता है। समझ में आ रहा है? अब ये जो है 11 नंबर का हो गया। अब देखिए 12 नंबर का सवाल। मनुष्य का जो आमाशय है वो कितने भागों में बटा होता है, उसके नाम लिखे। तो उत्तर लिखना है 3, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक भाग। ये 3 भाग में ये बटा हुआ होता है। तो कौन चीज बटा हुआ होता है बच्चों? आमाशय। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। ये लघु उत्तरीय का जो है बच्चों लास्ट सवाल है। लघु उत्तरीय का लास्ट सवाल है। इसके बाद फिर आएगा दीर्घ उत्तरीय सवाल। समझ में आ रहा है फिर, है ना। अब यहां पे क्वेश्चन है 13 नंबर में कि मनुष्य का जो है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। यानी पहला है कह रहा है इसमें कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग 6 मीटर होता है। यानी लंबाई उसका कितना होता है? तो लगभग 6 मीटर होता है। फिर कह रहा है चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। यानी छोटी आंत का जो है वो लंबाई कितना है? तो लगभग 6 मीटर। और उसका चौड़ाई कह दीजिए, मोटाई कह दीजिए, उसका जो है लगभग में दिया है कितना? 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये लंबाई जो है बच्चों ये मीटर में दिया हुआ है और चौड़ाई जो है वो क्या है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद कह रहा है फिर छोटी आंत का 3 भाग का नाम लिखे। तो छोटी आंत के 3 भाग इस प्रकार है। पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तीनों का नाम जो है लिखने के लिए कह रहा था। तीनों का पहला हो गया ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम। ये हमारा लघु उत्तरीय का जो है 13 सवाल था। लघु उत्तरीय का जो है 13 सवाल था। ये 13 का जो है 13 क्लियर हो गया। इसमें कहीं दिक्कत अगर है तो जल्दी से कमेंट करिए। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय सवाल को हल करते हैं। ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और एक वार्निंग आप लोग को देते हैं कि वीडियो को स्किप मत करिए। स्किप करने से आपको जो है समझ में फिर नहीं आएगा। स्किप मत कीजिए। ठीक है। और इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और अच्छे से देखिए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए। समझ में आ रहा है? एक बार में अगर समझ ना आए तो दोबारा इसको देखिए। जब तक ये याद ना हो जाए तब तक जो है इसको छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हमारा जो है 13 क्वेश्चन था, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है अब दीर्घ का सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो दीर्घ सवाल जो है थोड़ा लॉन्ग बनेगा। समझ में आ रहा है? लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि दीर्घ है वो, है ना, इसीलिए। तो चलिए अब आगे हम लोग मिलते हैं, दीर्घ उत्तरीय सवाल को जो है हल करते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय सवाल को हल करते हैं। और इसमें क्वेश्चन हमारा जो है क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहले कहता है क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। पोषण जो होता है वो सबसे पहले पोषण का परिभाषा क्या होता है वो लिख करके देना है इसमें। ठीक है। तो पोषण का परिभाषा हो जाएगा कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यानी जिस चीज को खा करके पदार्थ जो है या वस्तु जो है
या पौधे जो हैं जीवित रहते हैं, वही हो गया क्या, पोषण हो गया। अब ये पोषण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है स्वपोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परपोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसका कह रहा है उल्लेख करने के लिए, यानी जो विधि है, पोषण का दो विधि है, दोनों विधि का जो है नाम लिख करके फिर उसका जो है परिभाषा को लिखना है। तो सबसे पहले स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण का जो है परिभाषा हम लोग इस तरह से देंगे, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पौधे, यानी हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से प्रक्रिया करके जो है अपना पोषण करते हैं। अब इसी का अपोजिट होता है परपोषण, है ना। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करे, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से जो है प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि। तो परपोषण हो गया, सीधे बोलना है इसका कि परपोषण जो है वह प्रक्रिया हो गया जो कि स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहता है, यानी स्वपोषी पौधों से जो है क्या करता है, या स्वपोषी जो जीव होता है, सॉरी, इसका जो है परपोषण है ना, वह प्रक्रिया हो गया जिसमें पोषण जो है ना दूसरे प्राणी से लेता है। ठीक है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो। जैसे मनुष्य को अगर दूध और अंडा चाहिए तो वो जंतु से प्राप्त होता है, साग सब्जी फल अगर चाहिए तो वो पौधे से प्राप्त करता है। तो इसमें जो है मनुष्य हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, वो के कौन है, तो मतलब वो दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरे से लेकर के वो प्राप्त करता है, फिर अपना पोषण करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है क्वेश्चन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है बाबू यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रक्रिया होता है जो, उसका संक्षेप में समझाना है। तो सबसे पहले लिखना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। यानी पौधे जो है अपना भोजन तैयार करने के लिए जो जटिल प्रक्रिया से होकर के जो है उसको गुजरना पड़ता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे, और जल H2O का जो है पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य से ऊर्जा लेकर के वो प्रकाश संश्लेषण का जो का अकार्बनिक पदार्थ होता है या अणु होता है, वो होता है कौन सब, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल होता है, जल के साथ में ही वो खनिज को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, का पादप कोशिका में जो स्थिरीकरण होता है, और ये कार्बनिक अणु क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है ना। तो ग्लूकोज में जो है होता है। अब थोड़ा सा इसमें दिखा देना है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उसके बाद ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लूकोज, प्लस से 6O2 + 6H2O, लास्ट में यहाँ पे जल होता है। समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 यहां पर है। क्वेश्चन 3 कह रहा है
कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है वो हरे पौधों में होता है, तो उसके लिए उसको क्लोरोफिल का जो जरूरी होता है उसका एक प्रयोग दे करके जो है लिखना है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है ये चित्र है इसका, जो कि बनाना बहुत ही जरूरी है। ये चित्र बनाना है। यहाँ एक पत्ता है, कौन सा पत्ता है वो भी बताएंगे। यहाँ पर जो है किस तरह का जल है वो भी बताएंगे। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, प्रेटिडिस जो है जो होता है उसमें आयोडीन का घोल जैसा, वो आपको दिखाएंगे। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पर लेके चलेंगे पूरा इसका जो है प्रोसेस में। क्लियर है। तो पहले इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे, उत्तर में ये प्रयोग है बच्चों, है ना। इस प्रयोग को ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक क्रोटन या कोलियस से की चित्तीदार पत्ती को तोड़ लेना है। उसकी हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित करें। इस पत्ती को जो है बीकर में रखें, पानी में डाल करें कुछ देर जो है उबालें और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। यानी हमें जो है सबसे पहले पत्ता लेना है, एक पत्ता जो कि कौन चीज का होना चाहिए, क्रोटन या फिर कोलियस का पत्ता होना चाहिए। समझ में आ गया। उसमें हम लोग जो हरा भाग होगा और सफेद भाग जो होगा उसको इंडिकेट कर लेंगे, यानी पानी में डालने से पहले, यानी अल्कोहल में उसको जो है स्प्लिट करने से पहले, है ना। अब कह रहा है अब इसे अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रख कर उबाले। कुछ समय स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक जो है क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। अब जब पत्ती रंगहीन अर्थात अल्कोहल पीले रंग का या सफेद हो जाए तो बीकर को जो है ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देना है, ठीक है। और ठंडा होने के बाद जो है पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालना है। इसके बाद फिर जो है इस पत्ती को पेट्री डिश में रख कर उस पर आयोडीन का कुछ बूंद डालना है। यानी ये पत्ती है, कोलियस का पत्ती है, इसको पहले क्या किया है, अल्कोहल में इसको धो डालना है, ठीक है। धोने के बाद उसको निकाल करके कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद जो है पेट्री डिश का जो है जिसमें कि आयोडीन का घोल है वो उसमें डाल देना है, ठीक है। यानी एक होता है ना उसका पेट्री डिश, उसमें रख करके पेट्री डिश में जो है आयोडीन का जो है बूंद कुछ डालना है। आप पाएंगे कि पत्ती का जो है हरी चित्तियों वाली भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफेद चित्तियों वाली भाग जो है नीला हो जाता है। यानी जो भाग हरा था, जो चित्ती वाला भाग था, वो किस में परिवर्तित हो रहा है, तो नीला रंग में। और जो सफेद वाला भाग था वो किस भाग में परिवर्तित हो रहा है, तो नीला रंग में परिवर्तित हो रहा है। और थोड़ा सा होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, हरी चित्तियों वाली भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था इसलिए उस हिस्से में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे जो है उसमें मंड का निर्माण भी हुआ। परंतु पत्ती के सफेद चित्तियों वाली भाग में जो है क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही जो है मंड या स्टोर्च का निर्माण हुआ। यानी जहाँ पर ये सफ़ेद वाला भाग था जिसमें कि आयोडीन का असर जब हुआ, ठीक है, तो ऐसा उसमें जो हुआ उसका हरी चित्ती वाला जो भाग था उसमें क्लोरोफिल मौजूद था, और जो जिस पर कि सफ़ेद उसमें मंड भी पड़ रहा था और सफ़ेद चित्ती वाली पर जो है
क्लोरोफिल वर्णक तो था ही नहीं क्योंकि वो सफ़ेद है, इसलिए वह जो है उसका मंड भी नहीं हुआ, स्टार्च का निर्माण भी नहीं हुआ। इससे यह साबित हुआ कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। यानी इस प्रक्रिया से हमें यह प्राप्त होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है कितना महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये था हम लोग का क्वेश्चन कितना था, तो ये क्वेश्चन था 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। यहाँ आप देख रहे हैं सामने में एक चित्र है, इस चित्र को बनाना है। यहाँ सूर्य है, गमले में लगा हुआ पौधा है, और यहाँ पर है एक बोतल है, ठीक है, जिसमें KOH का घोल दिया हुआ है। ठीक है, चौड़े मुंह वाला यहाँ पे बोतल लेना है। उसके बाद स्टार्च वाला भाग है, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये काला वाला भाग बेसी जो है ये स्टार्च का है, जो सफ़ेद है वो है स्टार्च रहित। तो चित्र समझ में आ गया। अब है इसमें लिखना होता है, चूंकि वर्णन करने के लिए कह रहा है तो इसमें आपको लिखना होगा। तो लिखा हुआ शब्द जो है सारा पहले सुनिए, अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर जो है कहिए, ठीक है, और या कमेंट करिए। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख रहे हैं 4 का है। अब इसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे कि एक लंबी पत्ती जो है वाली पौधों को जो है गमले में लगा हो 2 दिनों तक जो है अंधेरे में रखे। इससे इस पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा KOH यानी इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास का सांद्र घोल ले। यानी करना क्या है कि एक पौधा लेना है गमला में लगा हुआ, उसको क्या करना है, पहले 3-4 दिन के लिए उसको अंधेरे कमरे में रख देना है, जहां वो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जिसमें हो ही नहीं सके। समझ में आ रहा है? जब वो अंधेरे में रहेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकेगा। फिर उसको क्या करना है, उसको एक KOH मतलब कि कास्टिक पोटास के सांद्र घोल जो होता है उसको लेना है। अब पत्ती को जो है मोड़कर आधा बोतल के अंदर और आधा जो है बाहर कर देना है। यानी गमला में जो पत्ता है ना, जब उसको बोतल में है, बोतल में KOH का घोल है, उसको क्या करना है, उस पत्ते को मोड़ करके उस बोतल में जो है डाल देना है। तो बोतल में उतना ही डालना है, यानी आधा जो है हमारा बोतल से बाहर रहे, आधा जो है बोतल के अंदर रहे। समझ में आ गया? उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दे। लगभग 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकाल कर तोड़ ले एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करे। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक जो है उबाल ले। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तो इसे पानी में धोकर आयोडीन के घोल को डुबा दे। आप पाएंगे कि पत्ती का जो है वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो गया। यानी जब उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद पत्ती को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उसको क्या करना है, आयोडीन के घोल में कुछ समय तक जो है उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जो है उबालना होगा, आयोडीन के घोल में उसको उबालना होगा। जब उसको उसमें से जो है फिर उसको धो करके आयोडीन के घोल में जब डाल देंगे, तब उसमें पाएंगे कि उसका जो कुछ कुछ भाग जो है गाढ़ा रंग का हो जाता है। और वो गाढ़ा रंग किस रंग का होगा, तो नीला रंग का होगा। फिर कहता है और जो पानी के अंदर था, यानी जो बोतल के अंदर था, है ना, वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देती है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था
नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल CO2 को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में जो है स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से जो है यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कितना आवश्यक है। ये स्टेप को जो है आपको लिखना होगा, समझ में आ गया? ये सारा स्टेप लिखना होगा, एक प्रयोग को जो है वहां पे चित्र के साथ में दर्शाना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन जो है आगे समझते हैं। 5 नंबर का है, कहता है अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। यानी अमीबा जो होता है बाबू, वो एक कोशिका का जीव है। ठीक है, ये कितने कोशिका का जीव है? तो एक कोशिका का जीव है। यहाँ पे देख रहे होंगे अमीबा। अमीबा का चित्र बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे घुमा करके इसको ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया अमीबा। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे रचना इसको डाल देना है, क्योंकि इसमें एक राजधानी होता है, ठीक है, केंद्रक होता है ना अमीबा में, है ना। इस तरह से इसको डाल देना है, हो गया इसका, है ना। अब ये देख लीजिए, ये जो है इसमें अमीबा हो गया। अब इसका जो है क्या कहता है कि अमीबा का भोजन क्या है? तो यहाँ है, कहता है कि अमीबा का भोजन जो है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक के पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। यानी अमीबा का जो भोजन होता है वो शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, साथ में वो अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को भी खाता है, ठीक है। मृत कार्बनिक के जो है पदार्थ जो होते हैं उसके भी छोटे छोटे कण को वो खाता है। अमीबा में पोषण जो होता है वो अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण क्रियाओं द्वारा पूर्ण हो जाता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। इसमें और भी लाइन जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे भोजन करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, उसी तरह से बाहर निकालने के लिए भी जो है कोई खास अंग नहीं होता है। यानी अगर अमीबा का भोजन अगर समीप में रहता है तब वो राजधानी को क्या करता है, चारों तरफ से बढ़ाता है। जैसे अगर अमीबा का भोजन अगर यहाँ पे उसको मिल जाए, इस जगह पे मिल जाए, तो ये क्या करेगा, इस बगल का राजधानी और इसका इधर का राजधानी जो है दोनों को बड़ा करेगा, इस तरह से फैलाएगा और फैलाने के बाद जो है इस भोजन को अंदर ले लेगा, ठीक है। और ये जब भोजन इसका अंदर चलाएगा तो फिर धीरे धीरे जो है इसका पाचन हो करके फिर इसके पीछे से या इधर से या कहीं से भी इसका जो है बहिष्करण यानी बाहर वो निकाल सकता है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। मनुष्य के आहार नाल का, तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसका रचना का वर्णन करना है। लिखेंगे इसमें मनुष्य के आहार नाल या पाचन जो है नाल की रचना इस प्रकार है। आहार नाल एक लंबी नली होती है जो मुंह से शुरू हो करके मलाशय या गुदा तक जाती है। आहार नाल के कुछ अंग इस प्रकार है। यानी आहार नाल जो शुरू होता है वो मुंह से शुरू हो करके रेक्टम तक चला जाता है, यानी मलाशय मल द्वार तक जो है जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ कुछ अंग का नाम दे देना है, लिखना है मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, मलाशय और गुदा, यकृत है, ठीक है। अब है मुख गुहा के अलग अलग हिस्से से जो है गुजरने के कारण भोजन के कण धीरे धीरे पच जाते हैं। यानी मनुष्य का जो या जानवर का ले यानी बहुकोशिकीय जितने भी जीव हैं वो सभी का जो है पाचन धीरे धीरे होता है, क्योंकि उसको बहुत सारा जो है उसके अंगों से होकर के गुजरना पड़ता है। यानी भोजन का जो कण होता है वो बहुत सारा अंगों से होकर के गुजरता है और वो गुजरने के क्रम में जो है उसका पाचन भी जो है धीरे धीरे होता है।
मुख, गुहा, दांत और जीभ के मांसपेशियों से भोजन को पीसा जाता है। यानी भोजन को जो है वो दांत से काटता है, जीभ से वो निगलता है ना। आमाशय 3 भाग में कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक में बटा होता है। उसी तरह से छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रानी, जेजुनम, इलियम में बटा हुआ होता है। इसमें और भी पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं। छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत का भी भाग जो होता है उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारा पॉइंट बहुत सारा पूर गया है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। अब आगे देखिए इसमें क्या कहता है अगला सवाल। सवाल नंबर कितना है? 7 है बच्चों। 7 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। यानी मनुष्य में पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो कैसे होता है उसके बारे में जो है लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पॉइंट दे करके लिखे हैं। 1 से लेकर के कुल कितना है? तो 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट तक जो है हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो यहाँ पे है पहला लिखना है कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो है इस प्रकार होती है। पहला, पाचन क्रिया जो है मुख से शुरू होती है, क्योंकि भोजन जब मुंह में जाता है तो वहीं पर हम लोग चबाने और निगलने का काम करते हैं। यानी भोजन उतना हमारे शरीर के अंदर चला जाए, मतलब यहाँ पे उसका नली जो होता है बाबू वो बहुत छोटा होता है और उस नली को कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम लोग भोजन को चबा करके और उतना चबा देते हैं कि नली में जो है जाने में कहीं दिक्कत ना करे। अगर वो दिक्कत होगा तो नली का इधर उधर टकरा करके वहाँ दर्द हो जाएगा, यानी घाव हो जाएगा उस जगह पर। इसलिए उतना हम लोग निगल लेते हैं ताकि वो जो है क्या हो, हमारा जो है आराम से वो चला जाए। तो मुख में जो है वो क्या होता है, मुंह में दांत होता है, वो दांत चबाने का काम करता है, जीभ जो है निगलने का काम करता है। दूसरा है खाने के पश्चात से मुंह में जो है लार ग्रंथियां लार बनाती है। मतलब है मुंह में जो है जब चबाते हैं तो उस क्रम में जो है चबाने के साथ साथ में लार ग्रंथि अपना रस निकालती है। तो कौन सा? तो लार रस बनाती है। ठीक है। तीसरा है भोजन ग्रासिका में जाता है जहां कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। चौथा है भोजन आमाशय में जाता है जहां तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस से स्रावित होता है। पांचवा है आमाशय में जठरीय रस की क्रिया से प्रोटीन एवं पहले मेटाप्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटोजोएन ठीक है में बदल जाता है और अंत में जो है पेप्टोन में टूट जाता है। यानी आमाशय में भी जो है जिससे उसका प्रोसेस होता है वैसे वैसे मूल को यहाँ पे लिखना है। अब इसमें पचा हुआ भोजन जो है छोटी आंत से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। 7वां पॉइंट लिखना है कि पोषक तत्व जो है शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। अब इसमें और भी पॉइंट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिस भाग से हो करके भोजन जो है जाता है उस भाग को जो है हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। समझ में आ गया? ये था हमारा इसका 7 पॉइंट। इसमें और भी दिख सकते हैं 8, 9, 10 पॉइंट भी हम लोग आगे लिख सकते हैं, पर हम लोग को इतना तक लिखना है। अब आगे लास्ट सवाल है बच्चों, इसमें चित्र बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, वर्णन करने के लिए नहीं कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य के आहार नाल का जो है एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की जो है आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो है मानव पाचन तंत्र है बाबू, यानी आहार नाल हो गया। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले ऊपर वाला जो यहाँ भाग होता है ये मुंह होता है ना, मुंह या मुख गुहा, इसी में होता है दांत और जीभ। इसके बाद जो है यहाँ पे जीवा के बारे में दिया है। यहाँ से धीरे धीरे भोजन जो है ग्रसिका ग्रासनली से होते हुए जो है चला जाता है कहाँ? अमाशय में। यहाँ आ जाता है, यहाँ पे देखिए अमाशय में चला गया, और अमाशय में जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे देखिए क्या सब है, डायाफ्राम है,
पित्ताशय जिसमें कि पित्त का जो है भंडारण करता है। पित्त नली होता है यहाँ पे। उसके बाद लीवर हो गया यहाँ पर, यकृत। अग्नाशय यानी अमाशय के बाद जो है कहाँ आता है, अग्नाशय में आता है, इस जगह पे आता है बच्चों। अमाशय के बाद यहाँ से यहाँ चला आता है, यहीं पे क्षुद्रांत्र है, ठीक है। यानी ये बहुत सारा नली होता है, इस नली से होकर के भोजन जो है गुजरता है, ठीक है। बृहदान्त्र है, इसको कोलान कहते हैं। और लास्ट में यहाँ होता है रेक्टम, यानी जहाँ पे जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मल द्वार बोलते हैं बच्चों, है ना। ये मल द्वार होता है। इसका जो है 3D पेंटिंग जो है हम लोग देखते हैं इस तरह से। आइए हम लोग 3D पेंटिंग को देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं 3D पेंटिंग में। यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा हो गया इसका आरनाल का चित्र है। इसमें जो होता है यहाँ वाला जो भाग होता है बाबू, ये हमारा होता है क्या, तो ये होता है मुख यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिए हैं आपको, ये मुख है। इसके पीछे एक छोटा मोटा सा जो है भाग होता है, इतना जो है ना ढेकरी जैसा होता है, यानी मोटा ढेला तरह, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, लार ग्रंथि हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे जब नली में आएंगे, यहाँ उतरेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से रचना होता है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया से नीचे जब आएंगे तो इस नली को क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली से सीधे आता है कहाँ पे, तो आमाशय में आता है, यहाँ पे आता है। आमाशय में ही जो है ये वाला जो भाग है, ये है अग्नाशय। और ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, कोलन, ठीक है। अब है डायाफ्राम। यहाँ पे ऊपर में कुछ इस तरह से चाप जैसा बना हुआ रहता है, ऐसे। और इसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं बच्चों। ये क्या है, लीवर है, लीवर, यकृत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। और यहाँ पे एक थैली बना होता है जिसमें पित्त रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, पित्त की थैली। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो है क्या है, छोटी आंत है। ये क्या है, छोटी आंत है। और उसके बाद यहाँ पर भी जो है एक थैला होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स बच्चों। तो ये हम लोग जो है 3D पेंटिंग में जो हम लोग समझे। अब इसमें जो है पूरा जो है देखिए, ये कुछ जो है इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा घुमा करके हम आपको दिखाते हैं। पीछे का साइड जो है देखिए, यही जो थैली है यहाँ पर उठा हुआ है, यही था आपका लार ग्रंथि, ठीक है। देखिए आप जो है पूरा आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब इसमें आपको ये भी समझाते हैं कि ये तो हो गया। अब इसका जो है कुछ पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे दिया गया है नाम। इस पार्ट में जो है ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी में कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जो है इस सवाल को जो है हम लोग 10 दिया हुआ था, दीर्घ उत्तरीय सवाल चैप्टर 1 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेकर के बढ़ेंगे बायोलॉजी का जो है चैप्टर जो है 2 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।